हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आपने कल का वीडियो देखा होगा, कल का जो वीडियो था वो जो है ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 1 था और आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट 2 है। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी टेट का। तो एग्ज़ाम जो है कभी भी हो सकता है और नोटिफिकेशन आए सितंबर लास्ट में आपका जो है आवेदन के लिए उसकी डेट आ जाएगी। तो आप जो है बिल्कुल भी लापरवाही ना कीजिए, अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तैयारी अपनी अच्छी बनाए रखिए। पेपर कभी भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आ गया है तो एग्ज़ाम अब देरी नहीं होगी, उसमें एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती का मतलब चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसका अच्छे से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का है जो सबसे गहरा और चारों ओर भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। ऑप्शन है चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा और चारों ओर भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? भारत के आंध्र प्रदेश में, किसमें? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निर्यात की दृष्टि से, माल को निर्यात करने की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, नो डाउट। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आई थिंक इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी, कृषि जनित, खनन अपशिष्ट। आपको क्या बताना है? जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे जल प्रदूषित नहीं होता है? क्या कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खनन अपशिष्ट। खनन अपशिष्ट। देखिए जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जो है वो शहरों व कस्बों के मकानों से निकला मल मूत्र, कूड़ा करकट आदि नदियों, नालों, तालाबों तथा झीलों में गिरा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? जल प्रदूषित हो जाता है। और फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ भी ये भी जो है जल को प्रदूषित करते हैं। जबकि खनन अपशिष्ट जो है जल का प्रदूषण का स्रोत नहीं है, क्योंकि अन्य जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मतलब कि औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा, ये तीनों जो है जल प्रदूषण का स्रोत है, जबकि खनन अपशिष्ट जो है ये प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खनन अपशिष्ट।
अगला प्रश्न है कि भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। कौन जारी करता है बाढ़ संबंधी चेतावनी? ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, उपरोक्त सभी। तो कौन करता है चेतावनी जारी? बाढ़ संबंधी चेतावनी जो है कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जो है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का कार्य है जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूल का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ये सभी जो है ग्राम पंचायत का कार्य है। जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूल का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, ये सभी जो है ग्राम पंचायत का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा बाढ़ एवं सूखा। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले जो परिणामी खतरे हैं उनमें शामिल होगा बाढ़ एवं सूखा। क्या शामिल होगा? बाढ़ एवं सूखा। क्योंकि देखिए पर्यावरण अपघटन के कारण जो है इसके कारण से इस जो पर्यावरण अपघटन होता है इसके कारण से प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा आदि। ये सभी चीजें पर्यावरण अपघटन से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। देखिए इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। ये जो नहर है वो राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। और ये जो है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। और इस नहर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल, पेयजल आदि की आपूर्ति को पूरा किया जाता है। किस नहर से? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, अतिसार, खसरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग है। अतिसार जो है वो एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है। किससे होता है अतिसार? दूषित जल के पीने से होता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन नंबर 3 है पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है इसका। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पर्यावरण की सुरक्षा और अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? मतलब वो कौन सा प्रतियोगिता है जिसके द्वारा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने का वहाँ पे काम किया जाता है, आयोजन किया जाता है। किस प्रतियोगिता के थ्रू पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है वो आपको बताना है।
तो इसका ऑप्शन है कि ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन ओलंपियाड। देखिए, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है उसको ग्रीन ओलंपियाड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन ओलंपियाड। अब आपसे क्वेश्चन दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ये ग्रीन ओलंपियाड किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? किसके द्वारा आयोजित किया जाता है ग्रीन ओलंपियाड? तो इसका जो आयोजन है वो करता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। कौन करता है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसको शॉर्ट में कहेंगे TERI। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? TERI जो है वो ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन करता है। ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन TERI के द्वारा होता है और इसका फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपको इंटरव्यू में भी काम कर सकता है, वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में हम कौन सी रणनीति अपनाएंगे, कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? इसका जो ऑप्शन है वो है खेल प्रतियोगिता का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके परीक्षा के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। इसके द्वारा हम जो है स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता ला सकते हैं, छात्रों के मानसिक में, उनके मस्तिष्क में पर्यावरण के प्रति जागरूकता ला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, व्यवसायी शिक्षा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्यवसायी शिक्षा। सामाजिक विज्ञान में व्यवसायी शिक्षा शामिल नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र आदि विषयों को शामिल किया गया है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है कि अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? ऑप्शन है स्वास्थ्य, योगा, संगीत या फिर सभी। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य, योगा और संगीत ये तीनों जो हैं वो मूल्य परक विषय वस्तु हैं, पाठ्यक्रम है, मूल्य परक हैं। और मूल्य परक पाठ्यक्रम की जो है परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती है। अंकों के आधार पर किसकी परीक्षा ली जा सकती है? जो तथ्य परक हो। कैसे हो? तथ्य परक हो। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। पर्यावरण समस्या नहीं है पूछा जा रहा है, तो जल का संरक्षण ये क्या है? एक पर्यावरण समस्या नहीं है, ये पर्यावरण समस्या नहीं है। बाकी ये तीनों जो है पर्यावरण समस्या हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा में सभी के सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, पर्यटन शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। देखिए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये एक सिद्धांत नहीं है, बाकी सब इसके सिद्धांत हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो जीवन पर्यंत, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है यहाँ पे लिखा है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल मतलब कि इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये जो है इसका सिद्धांत नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो उसके सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है कि नील क्रांति संबंधित है। नील क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से? आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन से। नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार? आंसर हो जाएगा धर्म, ऑप्शन नंबर 2। मानव पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो मानव के चारों तरफ स्थित होते हैं, जैसे मृदा, समुदाय, जनसंख्या, परिवार तथा संचार आदि। धर्म जो है वो मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। मानव पर्यावरण का घटक धर्म नहीं है। मानव पर्यावरण का घटक क्या है? जो मानव के चारों तरफ स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। पिघले हुए मैग्मा से कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय। पिघले हुए मैग्मा से कौन सी चट्टान निर्मित होती है? आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है? आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा, और वो कौन सी किरण है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा कि वो कौन सी किरण है जो कि हार्मफुल है, जिससे जो है जिसकी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। इन कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है? ओजोन गैस करती है। और वो कौन सी किरण है जिससे करती है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? बादल, वर्षा, बर्फ, जल वाष्प? आंसर हो जाएगा वर्षा। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में? इनमें से कोई नहीं। तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? चाय को, कपास को, जूट को या रबर को? आंसर हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर 2 कपास। कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, इनमें से किसे कहते हैं? पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो कौन सा है ये बताना है आपको। बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, क्योंकि ये आकार में बिल्कुल पृथ्वी के बराबर है। और आपको ये भी बता दूं कि यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर, तिब्बत का पठार। आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 4500 मीटर। 4500 मीटर है। कितनी है? 4500 मीटर। 14,800 फीट इसकी ऊंचाई है। तिब्बत का पठार, और ये मध्य एशिया में स्थित सबसे ऊंचा पठार है। कहाँ पे स्थित है? मध्य एशिया में। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले भी प्रैक्टिस सेट मिलते रहे और आपका प्रैक्टिस होते रहे। थैंक यू, बाय बाय।